हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये ऐसी तरंगे होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में साइनोसॉइडल वेरिएशंस होते हैं। साइनोसॉइडल मींस जैसे साइन कर्व आप ड्रॉ करते हो तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ होती है। सिमिलर टाइप के वेरिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि इन वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साइनोसॉइडल वेरिएशंस हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगी? जेड डायरेक्शन में रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, समझ लो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ई और बी दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, ये वाइब्रेशंस मैंने दिखा रखे हैं धीरे धीरे वाई डायरेक्शंस में, फिर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ज़ीरो हुए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई इलेक्ट्रिक फील्ड भी, डिक्रीज़ होकर ज़ीरो हो गई। हमने मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में शो किया, ये हमारी जेड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो जेड डायरेक्शंस के पैरेलल हैं। धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, मैक्सिमम हुआ, डिक्रीज़ होकर ज़ीरो, माइनस जेड डायरेक्शन में बढ़ा, फिर घटा। और जो हमारी वेलोसिटी है, मींस वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो ये वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जेड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो तो वो क्या जनरेट कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है? ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो। इसी तरह से हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़े थे। एलसी ऑसिलेशन से भी हम क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। These require no material medium for their propagation. इनको प्रोपिगेट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मीन्स ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं। These are not deflected by electric and magnetic field. क्योंकि इनके ऊपर चार्ज तो होता नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में, उसकी वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है 1/√μ0 जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। जो वेव की टोटल एनर्जी होती है उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, मीन्स हाफ पार्ट इलेक्ट्रिक फॉर्म में और हाफ पार्ट मैग्नेटिक फॉर्म में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो साइनोसॉइडल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दीज वाइब्रेशंस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंजेस होते हैं वो साइमल्टेनियस होते हैं। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यूज़ ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यूज़ ले लूँ, तो उनकी रेशियो किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स बाय नेचर। इन वेव्स का नेचर क्या है? ट्रांसवर्स। ये जो बार बार हम डेफिनेशन में कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ दीज डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी का मतलब होता है कि इनका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इनकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। जैसे हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, उन सब के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसीलिए इसको हम ऑप्टिकल वेक्टर या लाइट वेक्टर भी कह देते हैं।
कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है जो एयर से अलग है, उसमें हमेशा लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम रहती है। तो इसका मतलब ये जो फिगर मैंने लिखी हुई है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैक्सिमम स्पीड है। इन वेव्स का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ऑबे करती है। बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक ऐसा करंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण जनरेट होता है, या कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लगातार चेंज हो रहा तो वहाँ भी हम डिस्प्लेसमेंट करंट को देख सकते हैं। तो इसका सोर्स क्या हो गया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे कि हमें पता है कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और उसकी चार्जिंग करते हैं तो शुरू में तो चार्ज ज़ीरो है उसके ऊपर, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग है तो दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक करंट जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल करंट। जो तार में से, वायर में से इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है करंट, वो अलग है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इसलिए इसका नाम भी हमने अलग रखा। हम आगे इसका डेरिवेशन करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई ई बाय डी टी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें पता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि इस लॉ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, मतलब ठीक नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, उसकी दो प्लेट्स हैं पी एंड क्यू, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। उसको हमने किससे जोड़ा हुआ? एक बैटरी से, और एक की लगाई हुई है। जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं करंट का फ्लो होता है जो कि हमारे कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो यहाँ से तो करंट का फ्लो होता है, ये तो वायर्स हैं, वायर्स में तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ। लेकिन ये जो दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं इनके बीच में तो गैप है, वैक्यूम है, तो यहाँ पर आपके कन्वेंशनल करंट का मान क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। अब हम एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। जैसे पी प्लेट है, इसके बाहर हमने एक लूप कंसीडर कर लिया, क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया कैपिटल आर, और इस लूप को नाम दे दिया C1। अब हम क्या करते हैं? हम B डॉट डी एल या एम्पियर सर्कुलर लॉ कौन से लूप के लिए लगा रहे हैं? C1 लूप के लिए। तो ये किसके इक्वल है? म्यू नॉट इनटू आई। अब यहाँ देखो, ये वायर है, वायर में से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो जो हमारा लूप के पॉइंट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो गया? 0। तो इसको खोल लिया, बी डी एल कॉस थीटा। बी यूनिफॉर्म है, मीन्स इस लूप के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, तो बी गुना थीटा 0 होने के कारण कॉस 0 1 हो गया। तो डी एल का इंटीग्रेशन, अब लूप का कोई पॉइंट हमने छोटा सा सेगमेंट लिया डी एल, तो इंटीग्रेशन सारे लूप की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट इंटू आई। कहने का मतलब हम ये क्या करने जा रहे हैं? हम ना पॉइंट आर के ऊपर क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आर ले लिया और आर के ऊपर फील्ड का मान कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब हम क्या करते हैं? उसी सरफेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बाकी सारा सर्किट सेम है, वो लूप भी सेम है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी आपकी जिनको हमने P और Q कहा था। अब हमने ना एक टिफिन बॉक्स शेप का एक सरफेस ले लिया। ये लूप तो था ही, यहीं से एक और राउंड सर्कल खींच लिया विदाउट टचिंग द प्लेट
P। अब हम फिर से क्या लगा देंगे, एम्पियर का सर्कुलर लॉ लगा देंगे। अब भी हमारा टारगेट क्या है कि हमने पॉइंट R के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लगा दिया एम्पियर सर्कुलर लॉ। बट करंट बिटवीन द गैप इज़ ज़ीरो। लेकिन जो हमारी कैपेसिटर प्लेट्स हैं P और Q, उसके बीच में करंट तो हमेशा ज़ीरो रहता है। अगर करंट ज़ीरो है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब पॉइंट R के ऊपर भी फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमने उस लूप को टिफ़िन बॉक्स शेप वाले राउंड सर्कल से अटैच कर रखा था। तो ये तो दोनों रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी आ गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए। एक केस में तो पॉइंट R के ऊपर फील्ड आ रही है और दूसरे केस में फील्ड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। तो मैक्सवेल यही कहना चाहता था कि ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ न कुछ फैक्टर मिसिंग है। तो अब हम डेराइव करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू। हमें पता है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। A से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। लेकिन डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता है, तो करंट किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट को दूसरी साइड ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये जो करंट आया है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण नहीं है, इसीलिए हमने इसको आई डी नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये किसके कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण है। तो हमारी एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो रिवाइज्ड इक्वेशन है वो क्या बन गई, इधर वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ म्यू नोट आई लिखते थे पहले, लेकिन अब हमने क्या लिखा, म्यू नोट आई प्लस आई डी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। आई प्लस आई डी इज कॉन्टिन्यूस थ्रू द सर्किट। अगर हम देखें आई और आई डी का जो सम है वो पूरे सर्किट में क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर सेपरेटली देखें आई को या आई डी को, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम केवल वायर में देखते हैं तो आई और आई डी का जोड़ केवल आई के इक्वल है। आई हमारा कन्वेंशनल करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण है, तो वायर में आई डी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। कहने का मतलब वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, वायर में तो करंट आई है। और अगर हम प्लेट्स के गैप के बीच में देखें, आई प्लस आई डी का जोड़ आई डी के इक्वल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कन्वेंशनल करंट क्या है, ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण कोई करंट नहीं, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो I प्लस आई डी का जोड़ तो कॉन्टीन्यूस है, अकेला I भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, अकेला आई डी भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। और न्यूमेरिकली देखें तो I और आई डी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है।